बड़ी ताकत के साथ भाजपा ने दोबारा वापसी की। आपका गठबंधन नंबर 2 पर है, लेकिन 1 और 2 के बीच में फासला बड़ा है ना। अगर आप घर परिवार कुनबा अड़ोस पड़ोस मोहल्ला टोला एक नहीं रख पाएंगे तो क्या ये व्यवहारिक रूप से सही बात में ये आशावाद ठीक होगा कि भाजपा से आप लड़ लेंगे और जीत लेंगे? सर देखिए, ऐसा है कि राजनीतिक और सामाजिक परिवेश तो सबको जोड़ के होना ही चाहिए। ये तो सामान्य प्रक्रिया है कि हमें परिवार, घर, मोहल्ले, गांव और समाज को जोड़ने की शिक्षा ही मिलती है राजनीति में। और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब ये तकनीकी कोई चूक है या एक सोची समझी बात है, इसके विषय में तो समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोग ही बोल पाएंगे। और लेकिन हाँ, आपके माध्यम से मैं जरूर कहना चाहूंगा कि यह नहीं होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए। चुनाव के पूर्व कुछ बातें होती हैं और दोनों परिपक्व नेता हैं, बड़े नेता हैं, कुछ आपस में तय हुआ होगा, कोई बात हुई होगी, उस पे कायम होना चाहिए और इस विषय में थोड़ा वक्त देना चाहिए। मुझे लगता है कि इस पे दोनों तरफ से बातें आएंगी, ये मानवीय भूल भी हो सकती है। मैं एक आशंका प्रकट कर रहा हूँ, इसमें मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। ये ठीक है। ये रविंद्र पटेल आपने बड़ी मतलब ये घनघोर और हाहाकारी किस्म की आशावादिता है कि मानवीय भूल हो सकती है। बाकायदा प्रस्ताव आया, प्रस्ताव पर अप्रूवल हुआ विधायकों का, बोले हाँ जी ये फैसला हो गया। तो अब वो वहाँ बैठे बगल में, मतलब 2 किलोमीटर दूर पर शिवपाल चाचा बैठे उनके, वो टेलीफोन हाथ में रखे, मोबाइल, क्या घंटी अब बजेगी तब बजे, घंटी नहीं बजी। ये सब क्या है, देखिए इससे भाजपा की सेहत में फर्क नहीं, इससे समाजवादी विचारधारा का जो कार्यकर्ता ना उसकी सेहत में फर्क है। भाजपा क्या फर्क, आप इनको बनाओ चाहे उनको बनाओ नहीं बनाओ आपकी मर्जी। हाँ, भाजपा थोड़ा कंफर्ट जोन में अपने को मान लेती, क्या भाई कौशल कांत जी? थोड़ी प्रतिस्पर्धियों में, प्रतिद्वंदियों में रार मची रहे, थोड़ा झाम चलता रहे तो दूसरा पहलवान अपने को थोड़ा इत्मीनान में जरूर मानता, कहता ठीक है उधर अभी चल रहा है। विधानमंडल का वो अमिताभ जी, राजनीति के लिए तो ये बात सही है कि विपक्षियों में आपस में रार चलता रहे तो हम अगला इलेक्शन ज्यादा बेहतर जीतेंगे और जीतेंगे भी। लेकिन देश की जनता के लिए तो यही होगा कि अगर विपक्ष यूनाइट रहे, एक अच्छा लोकतंत्र दे, तो देश के लोगों का भला होगा। मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। बात कर रहा था मैं 2000 अभी के जो पिछला कार्यकाल गुजरा है उसमें जो बजट हुआ करता था यूपी का, करीब 3 लाख करोड़ का था, जो बढ़ के 5.5 लाख करोड़ का हो गया है। यूपी में जो कुल निवेश हुआ था पहले, हमारी सरकारों के पहले, समाजवादी पार्टी की सरकार में कुल करीब 25,000 करोड़ के आसपास का था, जो 4,68,000 करोड़ का हमारे पिछली सरकार में गया है। अब इसके अलावा कोई समझ सकता है, बताओ? नहीं, अरे ननको रज्जा के लायक बात करो, जो आदमी, गरीब आदमी समझे, सामान्य आदमी, बजट में, जीडीपी में, इसमें सूचकांक में कौन समझ रहा है? एकदम गरीबी वाली बात करता हूँ, एकदम गरीबी जो लोगों को समझ में आए। अनीता जी ने कहा कि जब तक गरीबों को राशन मिलता रहेगा तब तक उनकी कंडीशन ठीक नहीं है। ये पैमाना ठीक है, मैं मानता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ अमिताभ जी, क्या ये 15 करोड़ लोगों को राशन देने की नौबत क्या पिछले 5 सालों में आई? नहीं, ये पिछले जब से देश आजाद हुआ था तब से ये 15 करोड़ लोग, जो आज 15 करोड़ हुए हैं, उसके पहले 5 करोड़ होंगे, फिर 10 करोड़ होंगे, फिर 15 करोड़ पहुंचेंगे। तो कहीं न कहीं व्यवस्था में कमी थी। कम से कम आज हमारी सरकार 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है, और जो अभी बढ़ाया गया है, आवास पहली बार दिया जा रहा है, 40 लाख आवास दिए गए, मुख्यमंत्री आवास योजना के थ्रू भी आवास दिए गए। इतनी, मतलब क्या गिनाऊं, गैस कनेक्शन दिए गए, जल से, नल से जल दिया गया, बुंदेलखंड में भी नल लगने। ठीक है कौशल जी वो ठीक है, लेकिन आज बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये भी पूछा कि अमिताभ जी क्या लगता है अब बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा? तो मैंने कहा शाम को कौशल कांत जी मिलेंगे, उनसे पूछेंगे। अखिलेश, अमिताभ जी, जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आपको फोन करके बताऊंगा कि अगला अध्यक्ष कौन बनेगा, क्योंकि हमारी पार्टी जो है परिवारवादी पार्टी नहीं कि जो आज हम गेस कर ले कि अखिलेश यादव ये नहीं बने तो शिवपाल चाचा ये बन जाएंगे।
या सोनिया गांधी ये नहीं बनी तो राहुल गांधी ये बन जाएंगे। आरएलडी में कौन बनेगा और कौन नहीं बने ये हमारी पार्टी में नहीं बताया जा सकता। यही तो खूबसूरती है, यही तो गुलदस्ता है भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए हम ये नहीं बता सकते कि हमारा अध्यक्ष अगला कौन बनेगा, पर जो भी बनेगा वो संगठन के लिए काम करेगा और देश के लिए स्वाभाविक है। जिसको अध्यक्ष बनाओगे वो क्या पड़ोसी के लिए काम करेगा, संगठन के लिए करेगा भैया। ऐसे इतना तो ठोक पीट के आदमी देखा ही जाता है कि किसको बनाए किसको नहीं बनाए। लड्डू तुष्टीकरण वाला बटेगा या राष्ट्रवाद वाला बटेगा, ये फर्क तो इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है सुशील जी, जी बीजेपी ने तमाम मंत्रियों को बीआरएस दिया। बीआरएस शब्द मैं अपनी तरफ से इस्तेमाल कर रहा हूं, उसको आप कुछ भी कह लीजिए, ठीक है ना। हटा दिया, अरेस्ट दे दिया, व्हाट्सएवर। उसमें कुछ के लिए और कारण हो सकते हैं, लेकिन मैंने जहां तक देखा हटने वालों को, उसमें अधिकांश मुझे लगता है प्रदर्शन के आधार पर हटाए गए। आप इस बात से सहमत हैं? निश्चित रूप से निश्चित रूप से अमिताभ जी, पार्टी कोई भी पार्टी यह जरूर देखती है कि उसके जो भी मंत्री हैं पिछले 5 वर्षों में उनका कितना प्रदर्शन रहा, उनकी वजह से पार्टी को, संगठन को कितना फायदा हुआ और जनता के बीच वे किस प्रकार से गए और जनता पर उनका क्या प्रभाव रहा। तो यह बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। और भारतीय जनता पार्टी भी चूंकि बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है तो निश्चित रूप से अपने कार्यकर्ताओं का और ऐसे मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड जरूर रखती है। और इस बार इसीलिए देखने में आया कि कुछ ऐसे कार्यकर्ता जो बिल्कुल अज्ञात थे और बिल्कुल फील्ड में काम कर रहे थे, उनको भी देखिए मंत्री बनाया गया, जबकि वो किसी सदन में नहीं है। जी हाँ। तो निश्चित रूप से जनता के बीच यह प्रदर्शन कि किस प्रकार से वो जनता से जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी, आज मैं एक आपको विषय और रखना चाहता हूं, कई पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं जी। तो आप जैसे विख्यात एंकर के साथ हम बात कर रहे हैं कि सभी राजनीतिक दलों के लिए देखिए एक संदेश है। कौशल जी आप भी सुनिएगा और बाकी हमारे बंधु भी सुनेंगे। एक मैंने अपने अध्ययन में देखा कि कुल असला विधानसभा सीट हुआ करती थी वाराणसी से, और वहां के नेता हुआ करते थे श्री उदल जी। उदल जी 24 घंटे 12 महीने जनता के बीच उपलब्ध रहते थे और लखनऊ तभी आते थे जब विधानसभा का सत्र होता था। पैदल चलते थे, एक झोला और एक हाथ में डंडा लेके चलते थे। कभी वो चुनाव नहीं हारे उदल जी। उसके पीछे कारण यही है, उनको जनता चुनाव लड़ाती थी, जनता के हर सुख दुख में शामिल रहते थे। तो हर राजनीतिक दल को यह चिंतन करना चाहिए कि हमारा संगठन कैसा हो और किस प्रकार से हमें जनता के बीच रह के कार्य करना है। यही संदेश इस बार भारतीय जनता पार्टी ने भी दिया है कि किसी भी ऐसे मंत्री को हम आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे जो जनता के बीच नहीं जुड़ा है या उस तरीके की डिलीवरी नहीं दे पाया जैसी उससे अपेक्षा थी। जी बिल्कुल ठीक बात कही सुशील जी। लेकिन मुश्किल मालूम क्या है, जो आदमी विधायक, सांसद, नेता हो, मंत्री हो जाता है ना, ये सच्ची बात कह रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत आडंबर में तो बोलता नहीं भाई, हिपोक्रेसी मेरे डीएनए में नहीं। वो ये भी कहता है कि भाई साहब ये भी हम जानते हैं जो अग्निहोत्री जी आप कह रहे हो कि जनता के बीच में रहो, ननकुर जाग, लेकिन अब ये भी इतनी मुश्किल से मिली है इतनी बड़ी चीज, थोड़ा इसको भी भोगे। मसला यहां पर आता है। रविंद्र पटेल ठीक कहा भैया, गलत तो नहीं बोला? जो मंत्री बन जाता है, एमएलए, एमपी, सांसद हो जाता है, वो कहता है थोड़ा हम भी तो मौज मस्ती करेंगे, मतलब ये छोटी चीज है जो मिली है? अब आप कह रहे हो कि दिन भर सड़क पर रहो, धक्के खाओ, तो कैसे धक्के खाए? सालों साल तपस्या करने के बाद ये दिन देखने को मिलता है। और अभी भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे थे कि हमारे यहाँ पिता पुत्र की बात नहीं होती, हमारे यहाँ सब कुछ तय होता है। मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि इनको जानकारी नहीं होगी, लेकिन जिनको बनाना है उनको जानकारी है। वहां से लेटर आ जाता है, दिल्ली से लेटर आ जाएगा कि इनको बनाना है। अब की मंत्रिमंडल में योगी महाराज ने कुछ अपना जरूर अपने पसंद का ख्याल रखा है, लेकिन फिर भी इस बात पर अगर गहन अध्ययन किया जाएगा तो स्पष्ट हो जाता है कि दिल्ली दरबार की छाया प्रदेश की सरकार पे ना पड़े, इसका ख्याल रखा गया है। ठीक है, आएंगे अनीता मिश्रा जी, वही सवाल जो सुशील जी ने उठाया कि वो कह रहे हैं कि भाई सब लोग जनता के बीच में रहो, उदल जी की तरीके से रहो। अब जो एमएलए एमपी छोड़ो, जो पार्षद भी बनता वो कहता भाई थोड़ा मौज भी तो करेंगे, है? जूते फट गए घूमते घूमते, है तो अब इमरती भी तो खाएंगे, ठंडे में एसी में बैठ के कि नहीं खाएंगे? देखिए दूसरों की बात तो मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन जहाँ तक रही हमारे अध्यक्ष हमारे माननीय शिवपाल सिंह यादव जी की, तो वो कभी भी घर में नहीं बैठते हैं। वो रोज
इटावा में सबके सुख दुख में शामिल होते हैं। और कोरोना काल में भी अगर आपने देखा हो तो बिल्कुल एक दिन भी घर नहीं बैठे थे, और जब बहुत ज्यादा हालात खराब थे तो हम सब लोग उनको ये बात कहते थे कि थोड़ा आप बैठ जाए घर में, लेकिन वो मुश्किल से लास्ट के 3-4 दिन घर बैठे, वो आखिरी समय तक कोरोना में भी घूमते रहे, रिकॉर्ड मतों से वो जीते हैं। उनकी जो लोकप्रियता है अपने क्षेत्र में उसको कोई कम कर ही नहीं सकता है। वो सपा में थे नहीं थे, उनकी लोकप्रियता उसी तरह से है। वो जहाँ कहीं पे जाते थे जन सैलाब उनके साथ जाता था। तो वो हमारे जो नेता हैं उनकी अगर आप बात करें तो उनको पता है कि रही बात, आप मुझे एक सवाल का जवाब देने दीजिए कौशल जी, आपने उस समय मुझे रोक दिया था। सरल शब्दों में मैं बताना चाहती हूँ 84% प्रति व्यक्ति आय घटी है, 14% बेरोजगारी दर बढ़ी है। उसके बाद ये तुष्टीकरण की बात कर रहे थे, तो तुष्टीकरण की इंतहा ही नहीं, और आप कहते हो कि हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं। तुष्टीकरण तो सबसे बड़ा एजेंडा था इनका। एजेंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा तो जनता उठा ही लेगी। तुष्टीकरण का ये हालात थे कि अगर आपको याद हो अमिताभ जी, इन्होंने विश्वेश्वरैया हाल है लखनऊ का, वहां पर इन्होंने जातिवाद सम्मेलन किया था, और जातिवाद में भी यादवों का अलग, SC ST का अलग, और बात करते हैं कि हम तुष्टीकरण नहीं करते हैं, हम राष्ट्रवाद करते हैं।